हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 10th जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट पेज पे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में था। देखिए, जब वो डिलिमिटेशन कमीशन का आएगा, जब हो जाएगी तब उसके अंदर न्यूज़ बनती है। अभी उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये था कि दो द पॉपुलेशन फॉर्म्स द बेस फॉर डिलिमिटेशन, कमीशन शेल टेक इनटू अकाउंट वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रैक्टिकलिटी देखनी चाहिए, जोग्राफिकल कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए, टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर्स, कम्युनिकेशन मींस एंड कन्वीनियंस। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? क्या है कि देखिए, ये तो मेंस में लिखने वाली बात तो ये हो गई, बट प्रीलिम्स का फैक्ट आप ये याद रखिएगा, पॉपुलेशन फॉर्म्स द बेस फॉर डिलिमिटेशन। कि अभी फिलहाल जब भी हम डिलिमिटेशन करते आए हैं और जब कर रहे हैं, तो उसका जो बेस है वो पॉपुलेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पॉइंट वाइज में अगर आपके पास पूछा जाता है, प्रीलिम्स फैक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिएगा। आप मेंस में ये लिख सकते हैं कि डिलिमिटेशन के अगर ऊपर आता है। बाकी जब ये डिलिमिटेशन हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से पूरा एक एडिटोरियल आएगा उस पर। बट उसमें हम ये याद रखेंगे लिखने के लिए कि सिर्फ पॉपुलेशन एक बेस नहीं होना चाहिए। हमें जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर रहे हैं वहाँ की प्रैक्टिकलिटी, जोग्राफिकल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल फीचर्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टोपोग्राफी, ये भी देखना चाहिए, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है। ठीक है। उसके बाद एक पेज 1 पे था मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, आपको पता है बनाया गया है। उसके जो हेड हैं वो अमित शाह बनाए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये स्ट्रेंथनिंग के लिए होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। अभी इसमें नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुन लीजिए बस, आपको समझ आ जाएगा। और थोड़ा सा ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का। अभी ये चीज़ जरूर बनाइएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो उनकी जो रेगुलेटरी पर्पस के हिसाब से वो आते हैं अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये नोट डाउन कर लीजिए अपना। दूसरा क्या है, इसको जो अपोज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से आप तो अगर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाया वो अपने गलत कर रहा है, क्योंकि जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर आप एक हाईजैक कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हैं दे फॉल अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स, और कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको कोई मिनिस्ट्री इसके ऊपर बनानी थी तो आपको एक्ट पास करना चाहिए था पार्लियामेंट में। ठीक है। उसके बाद एक पेज 1 पे यही दिया हुआ था कि ऑल द 5 जोनल बेंचेस ऑफ द एनजीटी आर इक्वली पावरफुल एंड देयर द ऑर्डर्स वुड बी एप्लीकेबल पैन इंडिया। ये दिस इज प्रीलिम्स फैक्ट, इट इज नॉट फॉर मेंस। दिल्ली इज कॉल्ड प्रिंसिपल बेंच, नो। जैसे हम हाई कोर्ट्स में देखते हैं कि हाई कोर्ट से और कंपेयर करें सुप्रीम कोर्ट से, तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट मेन है, उसके बाद पावर्स हैं हाई कोर्ट्स की। बट इसमें ये कहा गया है कि जोनल बेंचेस जो बनाए गए हैं वो सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं, ताकि आपको दूर ट्रेवल ना करना पड़े। बट ऐसा कतई नहीं है कि दिल्ली जो है प्रिंसिपल बेंच है। पांचों के पांचों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, इन पांचों बेंचेस की इक्वल पावर है और उनके जो ऑर्डर्स हैं पैन इंडिया ही एप्लीकेबल है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर एक पेज 5 पे था लिम्फेटिक फिलेरियासिस का। ये जो महाराष्ट्र की न्यूज़ दे रखी थी, थोड़ा सा में देखते हैं। ये एक तो क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ये पॉइंट्स नोट डाउन करने वाले होते हैं। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। इसको इन्फेक्शन किससे होता है? ये पैरासाइट से होता है, जो राउंड वॉर्म्स होते हैं जैसे। 90% ऑफ द, अब राउंड वॉर्म्स क्या हैं, 3 तरह के होते हैं, मगर जो मेन है, ये लिख लीजिएगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द 90% ऑफ द केसेस। ये अगर आपको लिम्फेटिक फिलेरिसिस ये है, आपके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। और अगर 3-4 पॉइंट से पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं इट इज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, कैसे होती है। हो सकता है ये पॉइंट भी दे दे वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी वाला। और चौथा पॉइंट ये देंगे कि गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था प्लान। हो सकता है डेट्स चेंज कर दें या एलिमिनेशन की डेट चेंज कर दें। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस इन 2018। उन्होंने कहा था हमने इसको एलिमिनेट करना है बाय 2021। इसमें बेसिकली क्या होता है, लिम्फेटिक फिलेरिसिस में आपके जो ऑर्गन्स हैं मतलब एब्डोमिनल तरीके से बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक पेज 5 पे जीका वायरस का जिक्र कर रखा था, जीका का जिक्र था, तो शायरी हो गई। उसमें क्या था कि ये कैसे होता है, ये देखिएगा, इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड, किस कौन मॉस्किटोस करते हैं, एडिस एजिप्टिस। एडिस एजिप्टिस जो है वही फैमिली है जो ट्रांसमिट करती है डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। जीका वायरस जो है, अभी आप जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, बट कुछ साल पहले ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर प्रीलिम्स। तो आप लिख लीजिए फिर भी इसके बारे में। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट आइडेंटिफाई कब हुआ था? युगांडा में हुआ था, मंकीज़ में हुआ था 1947 में। बाद में 1952 में ह्यूमंस में भी देखा गया था, युगांडा में और टंजानिया में। दीज पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछते हैं, 3-4 पॉइंट्स में ही पूछते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, थोड़ा ये देखते हैं।
उन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बड़ा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हमें 2 साल के अंदर दूसरी बार सुनने को मिला है कि जो सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट जो हमने स्ट्रक डाउन कर दिया था 6 इयर्स अगो, अभी भी पुलिस द्वारा और कई ट्रायल कोर्ट्स में इसको इन्वोक किया जा रहा है। कहते हैं ये बहुत सरप्राइजिंग है, या पॉइंट्स लिखिएगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंस, कि पुलिस हेडक्वार्टर्स और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वेरियस स्टेट्स में, उन्होंने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन जो है डिसेमिनेट नहीं पहुंचाई है कि इस कोर्ट की क्या रूलिंग आई है और इसको हटा दिया गया है। बल्कि इनको ये होना चाहिए था कि पुलिस हेडक्वार्टर्स को, प्रोसिक्यूटर्स को, अपने प्रोसिक्यूटर्स को कोर्ट्स में और पुलिस हेडक्वार्टर्स को स्टेशंस पे, जहाँ पे एक्चुअल में एक आदमी जाके एफआईआर लॉन्च करता है, जहाँ पे जो ऑफिसर्स मैन करते हैं एसएचओज वगैरह, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए थी कि भैया ये एक्ट जो है इसको इन्वोक कर दिया, हटा दिया गया है। दूसरा क्या है, कहते हैं कि इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं कि कोर्ट्स भी फ्रेम कर रहा है चार्जेस अंडर सेक्शन 66 ए, जब लॉयर उनको बता रहे हैं कि 2015 की जजमेंट आ चुकी है और 66 ए खत्म कर दिया गया है, तब भी जो है कोर्ट जो है चार्जेस लगा रहा है अंडर सेक्शन 66 ए। पीयूसीएल वाले हैं, ये एनजीओ है, ये केस लेके गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, कि उन्होंने कहा है कि एज मेनी एज 745 केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 11 स्टेट्स। ये फैक्ट्स हो जाते हैं, ये आप लिख सकते हैं मेंस में अपने आंसर को अच्छा दिखाने के लिए। कहते हैं कि अगर आज इंसान से कोई गलती होती है, वो कहता है मुझे नहीं पता था ये कानून है, तो उसको एक्सक्यूज नहीं माना जाता है। तो वैसे ही तरीका इनके लिए भी अपनाना चाहिए, जो पुलिस ऑफिसर्स या जो कोर्ट्स, अगर वो जानते हुए भी या ना जानते हुए कि ये सेक्शन हट चुका है, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको भी सजा होनी चाहिए। उनके लिए भी ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जी हमें पता नहीं था, ये एक्ट खत्म हो चुका है। तो ये आप लिख सकते हैं। और सेक्शन 66 ए श्रेया सिंघाल केस क्या था क्या नहीं था, ये आप 26 जनवरी के एनालिसिस में सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, आपको सारा समझ आ जाएगा। और पेपर में अगर आपने अटेम्प्ट करना होगा तो कैसे लिखना होगा, पहले आपको सेक्शन 66 ए के बारे में बताना होगा, श्रेया सिंघल केस के बारे में बताना होगा, उसके बाद आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के अंदर दूसरी बार सुना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एडिटोरियल पे था चाइना वर्सेस इंडिया दे रखा था, थोड़ा बहुत अच्छी तरह धोया है चाइना को इसने प्यार से। देखते हैं क्या है। कहते हैं चाइना का जो डेवलपमेंटल पाथवे है, हम जो लास्ट सेंचुरी देखा है वो स्पेक्टेकुलर है, देखने लायक है, बहुत अच्छी ग्रोथ की है उन्होंने। इंडिया का अगर हम डेवलपमेंटल रिकॉर्ड देखेंगे वो मिक्स्ड रहा है। अगर हम 1990s की बात करें कि हमारी इंडियन इकोनॉमी हमारी भी इंप्रेसिवली ग्रो हुई है, बट वो चाइना से बहुत पीछे है अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें। पॉवर्टी ज़रूर डाउन आई है, बट एम्प्लॉयमेंट जो है ना, जो ज़्यादातर लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला है वो लिमिटेड है लो वेज इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स में। फॉर्मल सेक्टर में या अच्छी वेजेस पे नहीं देखा जा रहा है, तो ये एक हमारे यहाँ कमी रही है। तो इसी वजह से कुछ कमेंटेटर्स, कुछ वॉइसेस हैं जो चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स की लगा लो, चाहे आप टेक्नोक्रेट्स की लगा लो, चाहे आप बड़े-बड़े बैंक्स एम्प्लॉइज़ की लगा लो, उनकी एक वॉइसेस रहती है, गवर्नमेंट की भी वॉइस है, कुछ गवर्नमेंट के लोगों की भी, कि हमें इससे एक लेसन सीखना चाहिए। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। तो अनलाइक चाइना, हमें कोई भी डिसीजन लेना हो या इम्प्लीमेंट करना हो अबाउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट या रिफॉर्म्स लेके आने हो, तो हमें वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी डेमोक्रेटिक वॉइसेस जो उन चीज़ों के खिलाफ हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। हमें अभी क्या ज़रूरत है, हमें एक फर्मर, मोर इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, जो इन सब चीज़ों से इंसुलेटेड हो। अब क्या है कि ये तो बोल दिया हमने अपने खिलाफ, कि हिंदुस्तान के खिलाफ। अब हम बोलेंगे जो एक असली भारतीय होने का फ़र्ज़ है, हम बोलेंगे इसके लिए। कहते हैं कि कॉन्ट्ररी टू दोज़ जो कहते हैं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू द विम्स ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट को डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हवाले नहीं रखना चाहिए। अगर हम कंपैरेटिव एविडेंस देखें तो दिखाते हैं कि डेमोक्रेटिक रेजीम्स जो हैं वो बल्कि ज़्यादा बैलेंस परफॉर्म करते हैं, बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम्स। ठीक है, कि जो अगर हम कंपैरिजन करें तो पता चलता है, अगर हम प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे और एविडेंस देखेंगे तो डेमोक्रेटिक रेजीम्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम से। कुछ एग्जांपल हम देंगे कि अफ्रीका का और वेस्ट एशिया का हम दे सकते हैं, कि जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ का वो इस टाइम वर्ल्ड की इकोनॉमिक में कहाँ उनकी पोजीशन है। लैटिन अमेरिका की अगर हम देखें तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो 1960s-70s में थी, तब वहाँ के हालात बहुत टेरिबल थे। और आज अगर हम बात करें, जब वो डेमोक्रेसी की तरफ आ गए और वहाँ के अच्छी पार्टीज आ गई जिन्होंने डेमोक्रेटिक वे में बढ़ना चाहा, तो वहाँ प्रोस्पेरिटी भी हुई है, सोशल प्रोग्रेस भी हुई है। और उसके बाद कुछ और कंट्री से एग्जाम्पल दे रखे थे, ताइवान, साउथ कोरिया, उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं, इतना एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, इतना ही दीजिएगा।
उसके बाद कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, हमें अपने इंडिया में देखना है कि हम डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी को कैन थ्राइव टुगेदर, मतलब कैसे हम डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट्स को एक साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम अपने हिंदुस्तान का ही एग्जाम्पल लें तो केरला और तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स, चाहे वो कास्ट हो, अक्रॉस क्लासेस हो। और सबसे ज़्यादा अगर हमने डेमोक्रेटिक पॉपुलर मूवमेंट्स देखी हैं, पॉपुलर लॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स देखी हैं, वो भी हमने इन 2 स्टेट्स में देखी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया तरक्की नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर भी देख रहे हैं कि केरला और तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा तरक्की भी वहीं हुई है। एक एजम्पशन कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है सपोर्ट करेगा ऐसे डिसीजन मेकिंग को जो सबके जनरल इंटरेस्ट को सर्व करेगा, और बल्कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ से अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा, ऐसा सब कुछ नहीं है। डेमोक्रेसीज अगर आज देखी जाए तो ज़्यादा नेसेसरी कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसीज के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो कितने ही गंदे हों या कितने ही करप्ट हों, तब भी उनको पता है कि हमें 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन कराना है, 5 साल बाद दोबारा री इलेक्ट होना है, और हमें जाके उस टाइम आंसर देना पड़ेगा मासेस को, इलेक्टोरेट्स को। तो इसलिए हम ऐसा कोई डिसीजन ना लें जो जनरल इंटरेस्ट में ना हो। तो वो कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं सकते। और कहते हैं इंडिया की जो ट्रिस्ट रही है विद डेमोक्रेसी, बेसिकली ट्रिस्ट मीन्स जर्नी रही है जो डेमोक्रेसी के साथ, वो सिर्फ ये नहीं कि हमारी लिबरेशन मूवमेंट में हमारे को पैदा हुई है, ऐसा नहीं है, बट हमारी एफिनिटी है। एफिनिटी मीन्स कि हमारा कनेक्शन है, हमारा सहानुभूति है डेमोक्रेसी के साथ, कि हम चाहते हैं ही हम आगे डेमोक्रेटिक रहें। तो ये एक बहुत यूनिक है। और दूसरा क्या है कि इसमें हम प्रमोट करते हैं इक्वालिटी, बाय हम अपने सारे सिटीजन्स को सेम सिविक राइट्स देते हैं, सेम पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, सेम सोशल राइट्स देते हैं। उसमें हम ये कास्ट में और क्लासेस में भेदभाव नहीं करते हैं। और हम साथ साथ इसके अगर हम इक्वालिटी दे रहे हैं तो साथ साथ हम इंडिविजुअलिटी और डिफरेंसेस को भी नर्चर करते हैं। हम मानते हैं कि हम लोग अगर इवेल्युएट करें चाइना का डेवलपमेंटल सक्सेस, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि चाइना ने नो डाउट डेवलपमेंट करी है, बट अगर हम उनके ह्यूमन कॉस्ट की बात करें, जो फेमाइन वाली बात थी, तो 35 मिलियन लाइव्स वहाँ गई थी। और उनका जो ये कल्चरल सो कॉल्ड कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आए हैं, उससे उन्होंने अपने नेबर्स में सबको एनिमीज बना लिया। आप देखते होंगे साउथ चाइना सी में भी इनका डिस्प्यूट है, ईस्ट के साथ भी डिस्प्यूट है, हमारे साथ भी डिस्प्यूट है। वो एक पाकिस्तान इसका बना हुआ चमचा तो वो उसको नहीं है, बाकी इसका हर एक के साथ डिस्प्यूट है। वन चाइल्ड पॉलिसी ये लेके आए, उन्होंने अपनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय कर दी, डिवास्टेटेड हुआ वो सबसे बड़ा डिसीजन। अगर हम वायलेंस की बात करें तो आपने देखा होगा कि उइगर मुस्लिम्स का क्या हाल कर रखा है, उन्होंने कितना रिप्रेस कर रहे हैं उनको। तिब्बतन माइनॉरिटीज़ का क्या हाल कर रखा है। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपको अथॉरिटेटिव रूल चाहिए तो ये हाल होगा। और अगर हम बात करें इंडिया के साथ साथ डेमोक्रेसी की, नो डाउट वो थोड़ी सी क्वारलसम रही है, कम्बरसम रही है, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि एलिट्स ने उसको डोमिनेट किया है। बट उसने साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल स्पेस सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स के लिए भी खोला है, एक सेंस पैदा किया है कि जिससे हमें लगता है कि हाँ, हमें अपनी एक आइडेंटिटी की वी आर इंडियंस शेयर करते हैं और बिलोंग करते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी को। इट हैज़ प्रिजर्व्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज और ग्रुप आइडेंटिटीज, रिलीजियस फ्रीडम है हमारे यहाँ, थॉट्स फ्रीडम है, ऑल द थिंग्स दैट कॉन्फर रिकग्निशन ऑन ह्यूमन बींग्स, जो सबसे ज़्यादा जरूरत है ह्यूमन बींग्स को चीज़ों की। आप इसमें आर्टिकल अगर करना चाहें कोट, यू कैन कोट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स, तो वो ज़्यादा और अच्छा लगेगा आपके लिए। उस पर एक पेज 9 पे था, बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए हाई कोर्ट को फटकारा है उन्होंने, कि कोर्ट्स को बेसिकली फटकारा है कि आप देखिए, पहली बात सुन लीजिए कि जो डिसीजंस ऑफिसर्स लेते हैं वो अपने आप को बेनिफिट करने के लिए नहीं होते हैं, दे आर द कस्टडियन ऑफ पब्लिक फंड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट में कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आपके पास हाई कोर्ट में कोई केस आ रहा है तो आप तुरंत कह देते हैं कि इस ऑफिसर को पेश होना पड़ेगा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। वो गलत चीज़ है। आपको ऐसे चीज़ों को, जब आपको पता है कि उनको भी मजबूरी थी, तो आपको ऐसे डिसीजन में जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिसर्स को बुला के, अगर आप बुला रहे हैं तो इट इज़ नॉट अप्रिशिएबल एट ऑल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि कई हम देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी है कई कोर्ट्स में कि ऑफिसर्स को बुलाओ, इनडायरेक्ट एग्जर्ट करो, प्रेशर करो, डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करो या इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करो। नहीं, हमें एक लाइन ऑफ सेपरेशन जो दी हुई है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के में, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए बाय समनिंग द ऑफिसर्स। तो ये अगर आपको कभी आए ना कि कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट लेग्स ऑफ आर डेमोक्रेसी, डिफरेंट हैंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है। उसके बाद एक आपने देखा होगा कि एक इंटरनेशनल पेज पे श्रीलंका और चाइना का वो दे रखा था, वो हम ऑलरेडी पहले ना देख चुके हैं, बट मैं लेक्चर आपको डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूँ
क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन होता तो मैं आपको डेट्स दे देता, बट अभी पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।